Hello and welcome back to UPSC Simplified। दोस्तों लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज। और आज की हमारे डिस्कशन का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। ITU ध्यान रखना है, ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है विच डील्स विथ रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल लेवल कम्युनिकेशन। इट मे बी रेडियो कम्युनिकेशन, इट मे बी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, इट मे बी इंटरनेट कम्युनिकेशन थ्रू दी अंडर सी केबल्स। तो पूरा ग्लोबल लेवल कम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, रेडियो स्पेक्ट्रम हो सकता है, सैटेलाइट ऑर्बिट हो सकते हैं, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है, ITU is the oldest UN related international organization. It began as International Telegraph Union. Later on, it was renamed to International Telecommunication Union. ये इसका लोगो है, ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, ITU डील्स विथ ग्लोबल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, एनीथिंग। इसके अंदर 193 UN के मेंबर्स सारे के सारे रिप्रेजेंटेड है। इसके अलावा ध्यान रखना है, यहां पे 900 से भी ज्यादा सेक्टोरल मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस में इसके, जहां पे प्राइवेट सेक्टर से भी लोग रह सकते हैं, एकेडमी से लोग रह सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं नेशनल लेवल के, उनको भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। और यू नीड टू रिमेंबर दैट इट वाज फाउंडेड इन 1865 एज ITU, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, क्योंकि उस समय पे तार आ गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वाइट इजी टू रिमेंबर, नोट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टार्टेड एज एन इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इन 1865। लेटर ऑन इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का नाम दिया 1934 में। और जब संयुक्त राष्ट्र बना तो उसको संयुक्त राष्ट्र की बॉडी बनाई गई इन 1947। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1865 में बना, 1934 में इसका नाम बदला गया एंड अल्टीमेटली 1947 में इसको संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी करके घोषित किया गया। अब सर ये करता क्या है, इसका मैंडेट क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नोट करना है, ये कोई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं चलाते हैं। ये सबसे पहली चीज याद रखना है। दे आर अ नॉर्मेटिव बॉडी। अभी तक जो भी आपने UN की बॉडीज देखी, दे आर नॉर्मेटिव या फिर कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज जो स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेरा USB का ड्राइव होगा ना, यहां पे जो लगेगा वही USB ड्राइव पूरे विश्व में कहीं पे भी लग सकता है। पता है क्यों? क्योंकि देर आर टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स जो उसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं कि भैया 3.5 mm का ही जैक होना चाहिए, USB का ड्राइव इतने ही साइज का होना चाहिए। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बॉडी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, कोई ऑपरेशन रन नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? दे डू नॉट ओन एनी इंटरनेट केबल, they do not own any satellites, they do not own any radio network और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ये ध्यान रखना है। इनकी कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है इसको इंटरनेशनल लेवल पे एलोकेशन करें और उसकी नोट रखें। इसके अलावा सैटेलाइट की ऑर्बिटल पोजीशंस कहां पे हैं, जो सैटेलाइट की ऑर्बिट्स हैं उनको भी एलोकेट करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स तक। ग्लोबल लेवल के ICT स्टैंडर्ड्स को सेटअप करें, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स को सेटअप करें। ग्लोबल लेवल पे आपने देखा होगा IP4 था पहले, अभी IP6 आ चुका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल 6। इस तरह के स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि यही लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताते हैं, बट स्टैंडर्ड्स को जरूर ये डिफाइन करते हैं। प्रमोट यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी, जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां पे डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने का भी इनका एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। ध्यान रखना है, ITU डज नॉट ऑपरेट एनी टेलीकॉम नेटवर्क्स, इट डज नॉट ऑपरेट एनी अंडरसी केबल्स और इट डज नॉट ऑपरेट एनी सैटेलाइट्स। याद रखना है। इसके अलावा इनके फंक्शनल एरियाज 3 हैं। तो ITU में देयर आर 3 फंक्शनल विंग्स। ITU-R मतलब रेडियो कम्युनिकेशन से डील करते हैं। तो यहां पे ITU की जो बॉडी है, मेनली ITU काउंसिल जो है, इट मैनेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ब्रॉडकास्टिंग के स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन कर सकते हैं। अगेन सारी की सारी चीजें इनकी रिकमेंडेशंस है। नोट करना है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई कन्वेंशन वगैरह फाइनलाइज किया हुआ है, लेकिन इनके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट्स किसको कौन से मिलेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी ये एलोकेट करते हैं। नेविगेशन के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। हार्मफुल इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स बताएंगे। ITU-R के अलावा देयर इज ITU-T। अब टेलीकम्युनिकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, मतलब
जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन होगी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी स्टैंडर्ड्स होंगी, इट कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट कैन बी कनेक्टेड टू ब्रॉडबैंड, इट कैन बी कनेक्टेड टू एआई ऑल्सो, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी, उसके लिए स्टैंडर्ड्स आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन में वी हैव स्टैंडर्ड्स, सेम यूएसबी ड्राइव एवरीवेयर, जस्ट एन एग्जांपल। इसके अलावा देयर इज आईटीयूडी विच डील्स विद डेवलपमेंट असिस्टेंस। मैंने आपको बताया इनका एक कोर ऑब्जेक्टिव है डिजिटल डिवाइड को खत्म करना, यानी कि जहां पे डिजिटल अवेयरनेस है, डिजिटल लिटरेसी है, और जहां पे नहीं है उस डिवाइड को, उस गैप को कम करना है। स्पेशली लीज डेवलप कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आईटी वर्क टुवर्ड्स डिजिटल इंक्लूजन, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड, और रिकमेंडेशन इज गिवन टू यूएन कि इन देशों में आईसीटी के नॉर्म्स या फिर आईसीटी के स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं, यूएन को रेकमेंड जरूर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे बड़ी जो सुप्रीम बॉडी है इट इज कॉल्ड प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। अब नोट करना है, प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस में इनके जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, अभी तक कन्वेंशन तो नहीं लाइक, देयर इज नो कन्वेंशन, बट इट सेट्स द पॉलिसी डायरेक्शन कि किस तरह के रेडियो के स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, किस तरह के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, एआई से जुड़ी हुई चीज़ें, तो पॉलिसी डायरेक्शन को सेट करते हैं। कौन कौन मीट करेगा, सारे के सारे 193 मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होंगे, और अलग अलग सेक्टर से भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। बजट को अप्रूव करते हैं, इलेक्ट्स दी जनरल सेक्रेटरी जनरल हु हेड्स द सेक्रेटेरिएट। जो मेन डे टू डे एक्टिविटीज के लिए बॉडी बनी हुई, या फिर जो मैं कहूँगा मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज आईटीयू काउंसिल। इस आईटीयू काउंसिल में 48 मेंबर स्टेट्स होंगे। देयर आर ओनली मेंबर स्टेट्स हु आर इलेक्टेड बाय द प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि हर एक जोग्राफी या फिर हर एक एरिया को रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि ईस्टर्न यूरोप हो गया, एशिया पैसिफिक हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, तो अलग अलग देशों को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। उनका टर्म होगा 4 साल का, एंड दे वर्क बिटवीन कॉन्फ्रेंसेस। इनफैक्ट 2026 आईटीयू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस साल नवंबर में प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस है आईटीयू की, और आपकी जो आईटीयू काउंसिल की मीटिंग होती है वो तो हमेशा होती रहती है। इनफैक्ट जनवरी में एक सब मीटिंग है। जो मेन आईटीयू का सेशन होने वाला, आईटीयू काउंसिल का सेशन होने वाला है, दैट वुड बी इन अप्रैल 2026। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटेरिएट को हेड कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल करता है। सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल का भी टर्म 4 साल का है और रिन्यूएबल है। Secretary General would be heading the Secretariat, which would be responsible for day-to-day activities of the entire ITU body. अब सवाल उठता है, सर करते क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जो इनका मैंडेट है उससे अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू दे डू। स्पेक्ट्रम एंड ऑर्बिट मैनेजमेंट, ग्लोबल लेवल पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसकी एलोकेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, मैं ये ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल पे तो नेशनल गवर्नमेंट्स दे हैव द ओनरशिप ऑफ देयर रेडियो फ्रीक्वेंसीज। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में 2G एलोकेशन हुआ, 3G एलोकेशन हुआ, 4G 5G एलोकेशन, यानी कि स्पेक्ट्रम एलोकेट करेंगे अलग अलग कंपनीज को। जैसे नेशनल गवर्नमेंट्स करती है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग देशों की डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी कि इस देश का इतना है इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स इंक्लूडिंग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट्स है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स है, जियो ऑर्बिट्स है, वहाँ पे उनकी एलोकेशन और उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द यूएन कोपस हियर। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि रैम का साइज इतना ही होगा और रैम में उतने ही स्लॉट्स होंगे और वो किसी भी सिस्टम में फिक्स किए जा सकते हैं। या फिर पेन ड्राइव तो आपने देखा होगा, क्लासिक एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ आईसीटी स्टैंडर्ड जहां पे इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट हार्डवेयर बट इवन नेटवर्क सॉफ्टवेयर आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके प्रति स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। ठीक है, अगेन प्लीज रिमेंबर, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अलग अलग जो कंट्रीज है वो इनके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं, दे अडॉप्ट दीज स्टैंडर्ड्स। एंड अडॉप्शन डज हेल्प, क्योंकि आप जानते हो ना कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा है, फॉर एवरी कंट्री इट मेक सेंस टू हैव दो स्टैंडर्डाइज्ड स्टफ, ताकि
एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी मदद हो, इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक कुछ सालों पहले मैंने एक सिस्टम ऑर्डर किया था जर्मनी से, सेम चीज़ यहाँ पे भी चलेगा ना, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और असिस्टेंस में भी काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के रेगुलेशंस लाते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी देर में इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। साइबर सिक्योरिटी जुड़ी हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई चीज़ें, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके लिए, ठीक है। अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक फंडिंग एटसेट्रा, बट दे डू रेकमेंड सच आइडियाज टू अदर यूएन बॉडीज, ठीक। नोट करना है की फंक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने पहले आईएलओ की डिस्कशन की, हम लोगों ने आईएमओ की डिस्कशन की, वहां पे अलग अलग कन्वेंशंस के बारे में बात की। आईएलओ की तो 180 से भी ज़्यादा कन्वेंशन आ चुकी है, 8 कोर कन्वेंशन से। आईएमओ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हमारी कन्वेंशन हम लोगों ने देखी, जैसे कि सोलास हो गया, मार्पोल हो गया। वैसे यहाँ पे देर इज नो कन्वेंशन बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक कन्वेंशंस आर नॉट सीन, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस जरूर ये रिलीज करते हैं। किस तरह के रेगुलेशन? रेडियो से जुड़े हुए रेगुलेशन, कि रेडियो रेगुलेशन में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एलोकेशन कैसे होगी, सैटेलाइट ऑर्बिट्स कैसे होंगे, किस तरह की चीज़ें दी जाएंगी या फिर एलोकेट की जाएंगी, और इन रेगुलेशंस को रिवाइज किया जाता है एट द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन भी निकलती है, जहां पे आपके टेलीकॉम के स्टैंडर्ड्स है कि टेलीकम्युनिकेशन की टेलीकम्युनिकेशन की रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस तरह से ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट कम्युनिकेशन के बारे में स्टैंडर्ड्स रहेंगी, ठीक है। और ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में रिवाइज की जाती है। इसके अलावा ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं इनके, दे आर मेनली प्रोसीजरल मैटर्स, कि किस तरह से आईटीयू में काम चलेगा, किस तरह से आईटीयू की वर्किंग चलेगी, एंड अदर प्रोसीजरल मैटर्स वुड बी कवर्ड अंडर ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये इनका मेन काम रहेगा। अब सवाल उठता है कि सर इंडिया और आईटीयू का किस तरह का रिलेशनशिप रहा है। ध्यान रखना है कि इंडिया हैज बीन अ फाउंडर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फ्रॉम 1865 itself. In fact, it would be wrong to say इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, क्योंकि आप जानते हो जब 1865 में बना, इसका नाम था आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारे पुरानी मूवीज में देखा होगा कि एक तरह का मैसेज आएगा कि भाई तुम्हारा तार आया है करके, एक जगह से दूसरी जगह तार भेजा करते थे। और ये जो कम्युनिकेशन का मीन्स था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ही स्टार्ट हो चुका था, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ब्रिटिश इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज अ फाउंडर मेंबर। और तब से लेकर अभी तक वी आर इन्वॉल्व विद आईटीयू। इंडिया की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है विच डील विद द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, विच कम्स आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और जो रेगुलेटर है विच इज रिप्रेजेंटेड, दैट इज टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इंडिया बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आप जानते हो कि हमारा ऑलरेडी डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है, डिजिटल बहुत सारे एवेन्यूज आ रहे हैं, इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल, सो इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन ऑल द 3 सेक्टर्स। जो हमारा रेडियो सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है और डेवलपमेंट सेक्टर है, तीनों ही सेक्टर्स में इंडिया काफ़ी क्लोजली काम करता है आईटीयू के साथ। इनफैक्ट डेवलपमेंट सेक्टर में इंडिया is running multiple projects. India is helping or giving assistance for multiple projects in the African continent. केनिया में टेलीकम्युनिकेशन के लिए, दूसरे देशों में टेलीकम्युनिकेशन के लिए इंडिया काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके अलावा सर आईटीयू की कुछ लिमिटेशन है क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि अगेन एनफोर्समेंट कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट जनरल नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स की बॉडी है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्टेट सेंट्रिक बायस जरूर मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स डोमिनेट द डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल जैसे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दी गई है, लेकिन सिविल सोसाइटी का उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस में आपको 900 से भी ज़्यादा दूसरे मेंबर्स मिलेंगे, बट प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ इट मीट्स वंस इन 4 ईयर्स। जैसे इस साल उसका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सारे के सारे जो मेन डिसीजंस होते हैं दैट इज टेकन बाय द आईटीयू काउंसिल, विच इज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जहां पे केवल गवर्नमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा स्लो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है, क्योंकि कंसेंसस बेस्ड प्रोसेस होता है, तो कई बार डिले होती रहती है। और आजकल के टाइम में डिले इज अ लॉस, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रही है, उसी तरह से आईटीयू की डिसीजन मेकिंग में भी एक एक तेजी आनी चाहिए, एक फास्टनेस आनी चाहिए, विच इज नॉट सीन। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आईटीयू की, वो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। हम क्वाइट श्योर कि आपने दूसरे बॉडी सुने होंगे, स्पेशली जब हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं,
क्योंकि इंटरनेट की गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ओवरलैप होती है विद ITU. देयर आर अदर बॉडीज लाइक ICANN विच डील्स विद द डोमेन नेम्स. देयर इज IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फोरम है. तो इनफैक्ट इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स में कह सकता हूँ, ये एक ओपन एंडेड इंजीनियर्स का कंसोर्टियम है. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम पड़ा हुआ है. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है. इसके अलावा आई कैन गिव यू मैनी मोर बॉडीज विच डील स्पेसिफिकली विद द इंटरनेट गवर्नेंस, और उनके साथ काफ़ी ओवरलैप होता है. इसके अलावा कई बार जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो होते हैं ना, वो ITU में डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करते हैं. आपने देखा होगा कि ITU में भी पॉलिटिसाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाती है. अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैसे, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट. आप जानते हो कि इंटरनेट के केबल्स अगर कट हो जाए तो पूरा इंटरनेट में कनेक्टिविटी फिर स्लो डाउन हो सकता है इंटरनेट में. और इस तरह के इंसिडेंट्स हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं पिछले 10 से 15 सालों में. स्पेशली 2011 में हुआ था, रिसेंट टाइम में भी हुआ. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, जिसका इम्पैक्ट ITU पे भी हम लोग देख सकते हैं. इसके अलावा डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ITU, अभी भी डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा. अब इंडिया का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे तो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया. तो जस्ट लाइक दैट, इफ यू अंडरस्टैंड, there's digital divide between the developed countries and the least developed countries. So ये digital divide अभी भी है, और ये ITU का मैंडेट है जो ये कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ITU. और रेगुलरली जो मैं करता आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज में, एक मेंस प्रैक्टिस आप सभी के लिए, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड. ठीक है, और चैलेंजेस फेस विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल डिवाइड स्पेसिफिकली 150 वर्ड में लिखना है. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. काफ़ी अच्छा फॉर्डर आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है लेक्चर में. इसके अलावा प्रीलिम्स पॉइंटर्स में कुछ चीज़ें याद रखनी है. ITU UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. 1865 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका नाम अलग था. 1865 में इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन. 1934 में हम लोगों ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको बना दिया, और 1947 में ये UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी बन चुकी है. इसका हेडक्वार्टर्स आता है जिनीवा में. आई एम क्वाइट श्योर ये याद रहेगा आपको. क्या क्या काम करते हैं, 3 सेपरेट फंक्शनल हेड्स है इसके. एक है ITU-R जो रेडियो कम्युनिकेशन से डील कर रहा है, विच डील्स विद रेडियो स्पेक्ट्रम एलोकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल एंड सैटेलाइट ऑर्बिट एलोकेशन. ITU-T जो स्टैंडर्डाइजेशन लाता है टेलीकम्युनिकेशंस में, एंड ITU-D, डी का मतलब है डेवलपमेंट. ओके, इसके अलावा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वहां पे सबसे टॉप बॉडी है प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस. एवरी 4 years मीट होती है, इस साल मीट है उसकी. ITU काउंसिल में 48 मेंबर है, 48 मेंबर्स elected for a term of 4 years. Secretary General heads the Secretariat in Geneva, and Secretary General is elected by again plenipotentiary conference. एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, ध्यान रखना है ITU वर्सेस द अदर बॉडीज. तो अगर इनमें से कोई भी बॉडी अखबारों में है, जैसे कि ICANN, IGF, IETF, W3C is actually led by or rather founded by Tim Berners-Lee, है ना. तो ये डील करते हैं वेब, यानी कि जो इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब है ना, तो उससे जुड़ी हुई इनिशिएटिव्स के लिए ये बना हुआ है. तो इन सब बॉडीज के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट जब हम लोग UN का डिस्कशन खत्म करेंगे तो इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स सेपरेटली. ठीक है, बट कंफ्यूजन नहीं होना है. ऑलराइट, आई होप यू आर रेडी. अभी कुछ MCQ सॉल्व करते हैं. इनफैक्ट इजी MCQ से, विच इज द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ITU. वेरी इजी है. ठीक है, कौन से फंक्शंस ये करते हैं करके. Allocation of radio frequency spectrum at the international level, yes. Coordination of satellite orbits, yes, बिल्कुल, and works very closely with the UN Committee on Use of Outer Space. थर्ड है enforcement of national telecom laws. ये तो absurd statement है, इसको ढूंढ निकालना काफी आसान. This is kind of idiotic statement. ITU क्यों enforce करेगा national laws को? ये तो कॉमन सेंस वाला है. थर्ड को हटा दो. अगर आप थर्ड को हटा दोगे so you will get 2, 1 and 2 clearly. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ITU कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है. पहला है इट इज अ स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी. ठीक है, वी नो ऑल दिस. ITU-T, टी मतलब टेलीकम्युनिकेशन. ITU-T डील्स विद टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन. बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया, तो 1, 2 होना चाहिए. ITU इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट कंटेंट डायरेक्टली. अगेन आई थिंक दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट.
इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट कंटेंट डायरेक्टली। इस स्टेटमेंट को देखकर ही आपको समझना आना चाहिए कि ये गलत स्टेटमेंट है करके, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज स्किल्स कि कैसे हम लोग एब्सर्ड स्टेटमेंट को ढूंढ सकते हैं, कैसे थोड़ा सा इलॉजिकल स्टेटमेंट, हाउ इट बिकम्स इलॉजिकल, अगर इसको ऑब्जर्व करना सीखे तो इसका एलिमिनेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। द टर्म डायरेक्टली हियर इज अ गिव अवे, मैं कहूँगा डायरेक्टली थोड़ा सा एक्सट्रीम चीज़ है, इस तरह के टर्म्स के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर 3 हट जाएगा तो व्हाट विल बी योर आंसर, 2 ऑप्शन तो चलेंगे। सो 1 and 2 इज द ऑप्शन, 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आंसर वुड बी ए। relatively easy question है, ठीक है। Again, that is it for today's lecture. I hope that you have understood everything about the International Telecommunication Union. I'll see you in the next lecture very very soon. अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, do reach out to me on these avenues @rahulsai222। ये मेरा Instagram ID जहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर भी है यहाँ पे 8881222262। यहाँ पे you can drop me a text if you have any doubts regarding preparation also. Thank you again for watching this video. Jai Hind.